कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर कौर आज मैं आप लोगों के लिए वायुमंडल का टॉपिक लेकर आया हूँ। वायुमंडल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पार्ट 2 दो पार्ट में करेंगे इसे कंप्लीट। पार्ट 1 आपको मिल चुका होगा जिसमें हमने आपको वायुमंडल की संरचना पढ़ाया था। वायुमंडल की संरचना मतलब परतों के अकॉर्डिंग शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब हमने आपको पार्ट 1 में कंप्लीट कराया है। किस मंडल की क्या विशेषता है ये भी, किस मंडल में धूल कण पाया जाए ये भी, मतलब सब कुछ वायुमंडल का जो है उसे किससे मापा जाता है, ओजोन परत को डार्क से निकल, ये सब फर्स्ट पार्ट में हमने आपको करा दिया। आज देखेंगे हम वायुमंडल की जो परतें हैं उन्हें क्या, उसमें किसका अध्ययन होता है, उसमें वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वो देखेंगे और वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है उनकी क्या क्या विशेषता है, कौन सी कम पाई जाती है, कौन सी ज्यादा पाई जाती है, इनकी हम सब व्याख्या आपके सामने करते हैं। आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा, विषय हमारा भारतीय विश्व भूगोल और टॉपिक है वायुमंडल पार्ट 2। ठीक है, देखिए परिभाषा। पृथ्वी के चारों ओर से, पृथ्वी को कर लो, पृथ्वी को चारों ओर से, पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए विस्तृत फैलाव को वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा स्थान जिसने पूरी पृथ्वी को, पूरे वायुमंडल को चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, उसी विस्तृत फैलाव को ही, उसी विस्तृत भाग को ही, उसी विस्तृत स्थान को ही वायुमंडल कहा जाता है। इंग्लिश में से कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो क्या है, एक बार फिर देख लीजिए। पृथ्वी के को चारों ओर से घिरे हुए विस्तृत फैलाव को वायुमंडल, इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर कहा जाता है। नोट, वायुमंडल की ऊपरी जो परत है, इसे हमने बताया था आपको, परतों के अकॉर्डिंग हमने इसे डिवाइड किया था। ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं इसे एरोलॉजी, हिंदी में कहते हैं ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन बार बार, वायुर्विज्ञान जिसे कहते हैं एरोलॉजी। ठीक है, और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान जिसे कहते हैं मेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है? तो अब याद रखना, वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, वायुविज्ञान, एरोलॉजी, और निचली जो परत है उसका जो अध्ययन होता है वो होता है आपका ऋतु विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेट्रोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट है पृथ्वी, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। मतलब जो पृथ्वी के द्रव्यमान है उसका ये हिस्सा है वायुमंडल। ठीक है, इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। ठीक है, तो याद रखना 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो द्रव्यमान का 99% है पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका फैलाव है या स्थित है। वायुमंडल में धूल कण और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। मतलब वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं और जो नमक के कण होते हैं, जो जल वाष्प होता है, तो उससे जो ह्यूमिडिटी होती है, समुद्र का जो जल होता है, तो वो ऊपर लेकर उठ जाता है वाष्प के तौर पर, तो ऊपर जाके कणों का निर्माण करता है जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर मेघ बादल का निर्माण करते हैं। मतलब जो बादल बनते हैं वो एक बार फिर समझ लीजिएगा, वायुमंडल में धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर, मतलब आपस में मिलकर मेघ बादल का निर्माण करते हैं। इसके बाद है धूल कण। ये वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। जो धूल कण है ना, ये शोभ मंडल में, निचला मंडल का मतलब है शोभ मंडल, मैंने लिख दिया, जिसे शोभ मंडल कहा जाता है। लेकिन वायु का प्रवाह धूल कणों को उड़ाकर काफी ऊंचाई तक ले जाता है। मतलब जो शोभ मंडल है, मैंने आपको बतलाया था
कि ये सबसे ज्यादा इसमें मौसमी घटनाएं घटित होती है, चाहे आंधी हो, बादल हो, गरज हो, कड़क हो, वर्षा हो या डस्ट हो, कुछ भी, वो सबसे ज्यादा वायुमंडल में घटित होती है। और इस मंडल में जो वायु चलती है तो वो उन्हें धूल कणों को ऊपर तक ले जाता है, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल तक ले जाता है, काफी ऊंचाई तक ले जाता है। वायुमंडल में धूल कणों के कारण, धूल कण के कारण, मतलब ये जो वायुमंडल में धूल कण है, क्या कारण है इसका? समुद्री नमक, मिट्टी। समुद्री नमक का मतलब क्या है? यहाँ समुद्री नमक का मतलब है जब ह्यूमिडिटी होती है, जो आर्द्रता होती है, वो अपने साथ समुद्री पानी को सोखती है, तो समुद्री पानी को ऊपर ले जाती है, तो उसमें जो नमक के कण होंगे, मिट्टी आप देख रहे हैं, धूल वगैरह, धुआं, राख, पराग धूल कण, उल्कापिंड, जो उल्काएं टूटते हैं ना आसमान में, जो जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र तारा, कुचल तारा वगैरह, इन्हें उल्काएं कहते हैं। तो वो आसमान में जब टूटती है तो टूट के वो छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाती है, तो इसका धूल कण के वायुमंडल में ये कारण है। अब एक पॉइंट आता है, आकाश का रंग नीला क्या होता है? तो आकाश का जो रंग नीला होता है वो वायुमंडल में जो उपस्थित होता है धूल कण, उन्हीं के कारण होता है। मतलब ये जो धूल कण है ना वायुमंडल में उपस्थित, तो इन्हीं के कारण आकाश का रंग जो होता है वो नीला होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है, या दूसरे स्थान पर गैस कौन सी पाई जाती है? तो आइए देखते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें और उनका प्रतिशत। नाइट्रोजन 78%, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78%। फिर ऑक्सीजन 20.9%, ऑर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, फिर नियोन 0.002%। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस की मात्रा है वो है आपकी नाइट्रोजन, प्रथम स्थान, और दूसरा स्थान है ऑक्सीजन का। ठीक है, ये सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ये जो गैस है इनकी कुछ विशेषता है, तो वो क्या क्या है, आइए वो देखिए। नाइट्रोजन जो गैस है इनकी जो विशेषता है वो देख लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन गैस, ये वायुमंडल में सभी गैसों में ज्यादा 78.8%, अभी डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक मात्रा में ये गैस पाई जाती है नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.8%। नाइट्रोजन गैस का कोई भी रंग, गंध, ना तो कोई इसका रंग हो, ना कोई इसमें गंध हो, ना कोई इसका स्वाद हो। तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज्यादा, या फिर ऐसी कौन सी गैस है जिसका कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता? तो वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है, इसके कारण ही पवनों की गति या चाल, वायुदाब, प्रकाश का परावर्तन का पता चलता है। मतलब नाइट्रोजन गैस अगर वायुमंडल में है तो इसी से हमें जो हवा की गति है या चाल है उसका पता चलता है, वायु कितना दाब है, वायु का कितना फोर्स है उसका पता चलता है, और प्रकाश का परावर्तन का भी हमें वायु नाइट्रोजन गैस की वजह से ही पता चलता है। ये गैस 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन जो गैस है, ये ओनली फॉर 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। इस गैस का लाभ यह है कि यह वस्तुओं को जलने से बचाती है। मतलब अगर आपकी नाइट्रोजन गैस ना होती हमारी वायुमंडल में तो वस्तुओं में आग हम लगाते तो वो बुझ नहीं पाती थी, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, उस पर हमारा काबू नहीं हो सकता था। तो ये इसका लाभ है कि वस्तु को जलने से बचाती है। वायुमंडल में अगर ये गैस ना होती तो आग पर नियंत्रण पाना काफी कठिन हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किस गैस के कारण आग पर नियंत्रण पाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस, या फिर किस गैस के अभाव में हम आग पे कंट्रोल नहीं पा सकते थे, नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में इसके निर्माण से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार आ गया एग्जाम में कि पेड़ पौधों में प्रोटीन के लिए उत्तरदायी गैस है नाइट्रोजन गैस। यह पेड़ पौधों के भोजन का मुख्य अंग है। कौन सा मुख्य अंग है पेड़ पौधों के भोजन का? नाइट्रोजन गैस। तो याद रखना, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन।
किस गैस का कोई भी रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता? नाइट्रोजन। किस गैस के कारण वायुमंडल में हम आग पे नियंत्रण पा सकते हैं? नाइट्रोजन। किसके ना होने से आग पे नियंत्रण नहीं पाया जा सकता था? नाइट्रोजन। कौन सी गैस पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस पेड़ पौधों का मुख्य अंग है? नाइट्रोजन। तो इतना याद रख लीजिएगा मतलब। इसके बाद है नंबर 2 ऑक्सीजन। ये गैस अन्य वस्तुओं के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। आपने देखा होगा गांव में, अगर आप जो बच्चे गांव के हैं या शहर के, जब आग जलाते हैं तो अगर आग को हम ऐसी जगह जलाते हैं जहां पर उसे हवा ना लगे, ऑक्सीजन उसे प्राप्त ना हो, तो वो आग जलती नहीं, वो धुआं बनता रहता है। तो जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिलता है तो वो आग एकदम जलने लगती है। तो ये आग को जलाने का कार्य करती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है। ये वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक स्थित है। 64 किलोमीटर तक पाई जाती है ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में। लेकिन 16 किलोमीटर से ऊपर इसकी मात्रा कम हो जाती है। जैसे 16 किलोमीटर जाएंगे हम तो इसकी मात्रा कम हो जाती है। 64 किलोमीटर तक बहुत कम हो जाती है। और 120 किलोमीटर पर जाकर ये गैस शून्य हो जाती है, इसकी मात्रा ही नहीं होती फिर 123 किलोमीटर पर जाने पर। ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन आग नहीं जला सकते। ये गैस ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो याद रखना, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। किसके अभाव में हम आग नहीं जला सकते? ऑक्सीजन। ईंधन आग नहीं जला सकते, किससे ईंधन जलाया जाता है? तो ऑक्सीजन से ही ईंधन को हवा मिलती है और फिर वो ऑक्सीजन का आग जल जाती है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे भारी गैस है। याद रखना, हमारे वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कारण ये सबसे निचली परत में पाई जाती है। तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सबसे भारी गैस है। और ये वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? ये आपकी सबसे निचली परत है, जो सौरमंडल, उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट, ये गैस सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देती। आने वाली, सूर्य से आने वाली हानिकारक, याद रखना, सूर्य से आने वाली जो नहीं, ये गैस सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उन्हें पृथ्वी तक आने देती, क्योंकि वो साफ सुथरी किरणें होती है, उनका कोई नुकसान नहीं होता। जबकि पृथ्वी से जो जाने वाली किरणें हैं, जो पृथ्वी से जाने वाली हानिकारक किरणें, क्योंकि उनमें धूल कण डस्ट वगैरह होती है, तो उन्हें रोक लेती है। उसे कहते हैं अपारगम्य, रोक देती है। नेक्स्ट, इसे कांचघर या पौधाघर भी कहा जाता है। कांचघर या पौधाघर बहुत आता है एग्जाम में। किस गैस को कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। या ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये वायुमंडल की सबसे निचली परत में पाई जाती है और ये वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ा के रखती है। जो इतनी गर्मी पड़ रही है इसी का कारण है। ये वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है, तो उसे रोक के रखती है। पृथ्वी पर लगातार जीवाश्म ईंधन के जलने से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों वृद्धि हो रही है? तो जो हम गले सड़े पेड़ पौधे पत्ते टायर वगैरह जलाते हैं, तो जब ये जलते हैं तो धुआं ऊपर जाता है, तो जाहिर सी बात है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है। इसके बाद है चौथी हमारी गैस है ऑक्सीजन। देखिए इसमें क्या इसकी विशेषता है। ये गैस ऑक्सीजन का ही एक अंग है। ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर कम मात्रा में पाई जाती है। मतलब वायु जो हमारा मंडल है ज्यादा ऊंचाई तक कम मात्रा में पाई जाती है, ना कि बराबर मात्रा में। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण, मतलब जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, हानिकारक किरणें के कुछ भाग को अपने में अवशोषित कर लेती है। नोट है, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से, अगर इसकी वायुमंडल में कमी होती जा रही है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी खतरनाक जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, पृथ्वी तक
पहुंचकर भयंकर कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देती है या कैंसर जैसी बीमारियां फैलाती है। तो याद रखना, वायुमंडल में ओजोन गैस की अगर मात्रा में कमी आ जाए तो बीमारी फैलेगी, और बीमारी फैलेगी तो भयानक महामारी आएगी, कैंसर फैलेगा, लोग मरेंगे, मृत्यु होगी। और ये सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, उन्हें अपने में अवशोषित कर लेती है। और दूसरा क्या है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती। नेक्स्ट है जलवाष्प। 5वां पॉइंट हमारा जलवाष्प। ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। परिवर्तनशील मतलब चेंजिंग, बड़ी मात्रा में चेंज होता रहता है इसमें, कभी कम कभी ज्यादा। ये ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुमंडल में वैसे वैसे इसमें कमी होती जाएगी। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए CO2 व जलवाष्प दोनों उत्तरदायी है। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसे बना के रखने में इन दोनों की भूमिका है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। जैसे अभी गर्मी पड़ रही है तो इसी गर्मी को बना के रखने के लिए, गर्मी कंटिन्यू ज्यादा पड़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प दोनों अति वो है संवेदनशील गैस। जलवाष्प के अलावा सूर्य तप तथा सौर विकिरण, सूर्य से निकलने वाली किरणें का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन तथा CO2 गैस करती है। याद रखना, जलवाष्प के अलावा सूर्य तप तथा सौर विकिरण का अवशोषण, सूर्य से का जो टेम्परेचर है उसमें अपने में अवशोषित कर लेती है, और सूर्य की जो गर्म किरणें हैं उन्हें भी अपने में अवशोषित कर लेती है। कौन? ऑक्सीजन अपने में अवशोषित कर लेती है, ओजोन अपने में अवशोषित कर लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था दोस्तों आज की हमारी क्लास वायुमंडल। वायुमंडल के आपको हमने 2 पार्ट में पढ़ा है। तो वायुमंडल आज पढ़ा है हमने, वायुमंडल क्या होता है, उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है। और पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था आपको वायुमंडल की संरचना, उसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती है, उनकी विशेषता क्या है। तो आप वायुमंडल को दोनों पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलाकर कंप्लीट पढ़े, फिर देखना उसके बाद कोई भी आप एग्जाम दीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं छूटेगा। और आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ बनिएगा। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें उपलब्ध है। ऑनलाइन क्लास का जो एप्लीकेशन ऐप है वो है विन IAS कैंपस के नाम से, आप वहां से जाकर उसे देख लें, वहां का पूरा शेड्यूल पड़ा हुआ है। और बाकी आप लोगों का वेलकम है ऑफलाइन क्लास में भी। और अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा, लाइक और शेयर जरूर।